ग्लूकोज और सुक्रोज आर soluble इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सुक्रोज का फॉर्मूला, सॉरी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है? सुक्रोज का। और जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज। और दो कंपाउंड और हमें दे रखे हैं। हमें दिया है बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। और दूसरा हमें दे रखा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा हमारे पास बनेगा। तो देखिए, अगर मैं किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूँ तो उसके लिए वो कंपाउंड जिसे मैं वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूँ वो पोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर, यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पर भी बनने चाहिए, क्योंकि जो H2O होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि H2O जब ब्रेक होता है तो H2O बनाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोल्स डेवलप करता है। और हम अच्छे से जानते हैं सॉल्युबिलिटी का जो पहला कॉन्सेप्ट होता है उसे कहा जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर में। अब क्योंकि सुक्रोज और ग्लूकोज ये दोनों के पास ये एक तरीके से पोलर भी होते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं कि इनके पास हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होता है, जो वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसीलिए ये दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन ये हमारे नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर होने के साथ साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बना पाते हैं, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। सो दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। वट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है ये एक प्रकार की शुगर है। लैक्टोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है। शुगर को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं शुगर को हम? शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ही शुगर कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट है शुगर। ये कहाँ पाई जाती है लैक्टोज? कौन से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिल्क में। मिल्क में पाई जाने वाली शुगर को कहा जाता है लैक्टोज। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए कि मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? तो मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है केसीन। ठीक है, केसीन मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर आप लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हो, लैक्टोज का अगर मैं क्या करता हूँ? हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे मिलता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और दूसरा मिलता है ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मुझे मिलता है। दोनों का ही फॉर्मूला, गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आप याद रखेंगे कि अगर मैं लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। अब देखिए, डी ग्लूकोज जो होता है उसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये हमारे पास 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6। छठे कार्बन में CH2OH लगा होगा, दूसरे कार्बन में OH और H, और यहाँ पर H और OH, यहाँ पर OH और H, और यहाँ पर भी OH और H लगा होता है। तो इसका अगर मैं पेंटा एसिटेट बनाऊंगा, पेंटा एसिटेट कैसे बनेगा? पेंटा एसिटेट ऐसे बनेगा कि अगर आप इसकी रिएक्शन कर दोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, तो पेंटा एसिटेट के साथ अगर आप रिएक्शन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट आपको मिल जाएगा। और जो ग्लूकोज पेंटा एसिटिक होता है ये साइक्लिक होता है, जबकि ग्लूकोज दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है। ऐसी ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कई बार शो करता है, और अधिकतर ये किस फॉर्म में भी पाया जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। लेकिन जो पेंटा एसिटेट फॉर्म है वो हमेशा साइक्लिक में ही पाई जाएगी। तो अगर मैं इस ग्लूकोज की रिएक्शन करता हूँ NH2OH के साथ तो मुझे ऑक्सिजन मिल जाता है। ऑक्सिजन कैसे मिलता है कि H2O आउट हो जाता है और ऊपर पे जो CHO ग्रुप लगा हुआ है वो बन जाता है CHNOH, ऐसा बन जाता है वो। ठीक है, बाकी सारे कार्बन ऐसे रहेंगे CHOH5 और CH2OH। ये जो मैंने बनाया है इसे कहा जाता है ऑक्सिन, इसे कहा जाता है ऑक्सिन। और अगर मैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की रिएक्शन करता हूं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की रिएक्शन अगर मैं करता हूं NH2OH के साथ तो मुझे ऑक्सिन नहीं मिलता, ऑक्सिन नहीं मिलता है। तो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में की जो फॉर्म है उसमें ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, उसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स। तो यहाँ पर दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, हेलो एसिड्स और एमिनो एसिड्स, इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड की, अगर मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो और दूसरा COOH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो ये एमिनो एसिड है। और अगर मैं हेलो एसिड की बात करूँ तो हेलो एसिड क्या होगा? हेलो एसिड होगा जैसे कि C, इससे ClCl लगा हुआ है, ClCl, और यहाँ पर CH है,
और इससे COOH लगा हुआ है, 1 2 3 और यहाँ पर पे लगा हुआ है COH, यानी कि CH2Cl2COH। इसी प्रकार से और भी हो सकता है, CH2 यहाँ पर पे Cl लगा हो सकता है और यहाँ पर पे COH लगा हो सकता है। ये हमारे हेलो एसिड होते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एमिनो एसिड का वो हायर होता है। वो हायर इसीलिए होता है क्योंकि जो एमिनो एसिड होता है वो ज्विटर आयन फॉर्म करता है। ज्विटर आयन कैसे बनता है, ये NH, इसको ऐसे लिख देते हैं OH और इसको भी ऐसे लिख देते हैं H। यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल जाता है, CO नेगेटिव बन जाता है और हाइड्रोजन चला जाता है इसके पास और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव। तो ये कहलाता है ज्विटर आयन, ये कहलाता है ज्विटर आयन। तो ये जो ज्विटर आयन है ये सॉल्ट जैसा हमें दिखाई दे रहा है, कैसा, सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी होने के कारण ये वाटर में डिजोल्व कर जाता है, ये वाटर में डिजोल्व कर जाता है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा वाटर में डिजोल्व कर जाता है। जबकि यहाँ पर पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, ज्विटर आयन फॉर्म नहीं होता, यानी कि सॉल्ट लाइक नेचर इसमें नहीं होता है हेलो एसिड में। दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिजोल्व रेडिली इन वाटर, हेलो एसिड्स। जबकि एमिनो एसिड ज्विटर आयन की फॉर्मेशन के कारण डिजोल्व कर जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हायर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से है। देखो एग में प्रोटीन पाई जाती है, हम अच्छे से जानते हैं, और अगर मैं प्रोटीन को क्या करता हूँ, प्रोटीन को अगर मैं टेम्परेचर देता हूं या उसका पीएच चेंज करता हूं तो वहां पर पे हो जाता है डीनेचुरेशन। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है डीनेचुरेशन और दूसरा होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन जमना जिसे हम कहते हैं, कोएगुलेशन। तो इन दोनों प्रोसेस में जो वाटर है, जो H2O है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। H2O क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कहाँ जाता है पूछ रहा है वो वाटर, तो द वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एग एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एग। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा, आप लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। देखिए जो विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। विटामिन सी ये जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, ये आउट हो जाता है, इसीलिए हमें लगातार इसकी जरूरत होती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड व्हेन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। तो हमारे पास एक डीएनए है, डीएनए क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, तो अगर मैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से प्लस PO4 नेगेटिव ग्रुप, ये इन दोनों से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड बना होता है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से। तो बेस तो आपको बता दिया कि कौन सा बेस बन रहा है, कौन सा बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस हमें दे रखा है थाइमिन, हमें ये दे रखा है थाइमिन। तो थाइमिन वाला बेस है, तो और क्या क्या चीजें बनाएगा वो, तो पहली चीज बनाएगा पेंटोस शुगर। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एक तो पेंटोस शुगर मिलेगा और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप या फिर PO4 नेगेटिव ग्रुप हमें मिलेगा और तीसरा हमें मिलेगा थाइमिन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन RNA इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसेस ऑब्टेन्ड, व्हाट डज द फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ RNA। देखो जब डीएनए को अगर मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोलाइज करता हूँ, तो डीएनए में जो होता है उसमें प्यूरिन की जो मात्रा है, प्यूरिन की जो मात्रा है वो बराबर होती है पिरिमिडीन की, प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है, यानी कि AGCT, एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन और थाइमिन की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं AGCT को ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, ऐसे AGCT। तो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। और ये तो ये चीज़ हमें बताता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का होता है, ये हमें पता चलता है जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं और नाइट्रोजनस बेस को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि एडेनिन की जो मात्रा है वो थाइमिन के बराबर है। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता। आरएनए में अगर मुझे बेसेस मिलेंगे तो कौन कौन से बेसेस होते हैं आरएनए में, AGCU ये पाए जाते हैं, यूरेसिल पाए जाते हैं, और ये किसी के भी बराबर नहीं होते कि एडेनिन यूरेसिल के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड कंपाउंड है। आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड कंपाउंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पहली बात क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इनका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं यानी कि H2OH+ अगर मैं करता हूं इसका, तो फर्दर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होते, फर्दर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होते, कोई भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं करेगा, तो वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। वहीं अगर मैं डाइसैकेराइड कहूं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिल जाती है। 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो वो कहलाएगा डाइसैकेराइड, अगर 3 मिलेंगे तो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड। क्या करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर, H2OH+ करने पर। तो 3 मिलेंगे तो वो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड, 4 मिलेंगे तो कहलाएगा पेंटासैकेराइड। ठीक है, तो वैसे ही 2 से लेकर 10 तक की यूनिट को हम ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं, और 10 से ज़्यादा अगर मिलते हैं, क्या मोनोसैकेराइड्स अगर 10 से ज़्यादा मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। एक भी हमें मोनोसैकेराइड ना मिले हाइड्रोलिसिस करने पर तो उसे कहेंगे हम मोनोसैकेराइड कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एक भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। तो शुगर का मतलब हम जानते हैं, शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से है शुगर का मतलब। और रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है ऐसी शुगर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स
रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाते हैं। टॉलेंस रिएजेंट से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं या उन्हें रिड्यूस कर देते हैं, वही कहलाते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, जितने भी मोनोसेकेराइड हैं ये रिड्यूसिंग शुगर है, डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज आपका एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं रिड्यूसिंग शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, राइट 2 मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में बेसिकली आपको बताना है कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में अगर मैं 2 कार्बोहाइड्रेट बताऊं आपको, तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट में पाया जाता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, वो होता है हमारा सेलुलोज। जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में वो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए, जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है इसमें एक बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर पोर्शन में एक सेल वॉल भी पाई जाती है। ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज जो कि एक प्रकार का आपका पॉलीसेकेराइड है, और वो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, वो पॉलीसेकेराइड आपके कार्बोहाइड्रेट से होते हैं। एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी लेयर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो सबसे पहला मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का प्लांट में यही हो गया कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। दूसरा आप इसमें बता सकते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च फूड जो होता है वो जिस रूप में स्टोर्ड रहता है, फूड जिस रूप में प्लांट्स में स्टोर्ड रहता है उसे कहा जाता है स्टार्च। वो हमारा क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, तो आप ये 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। तो यहाँ पर आप देखिए, राइबोज जो है ये आपका मोनोसेकेराइड है, 2 डिऑक्सी राइबोज ये भी आपका मोनोसेकेराइड है, माल्टोज ये आपका डाइसेकेराइड है, गैलेक्टोज ये भी आपका मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज ये भी आपका मोनोसेकेराइड है, और लैक्टोज जो है ये आपका डाइसेकेराइड है। लैक्टोज के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात करी है कि लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, क्वेश्चन उसमें ये था कि लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, तो उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। ग्लूकोज बनता है और दूसरा गैलेक्टोज बनता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? देखिए, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड, ये जो सेकेराइड वर्ड है इसका मतलब ही होता है शुगर। ठीक है, ये जो सेकेराइड वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही होता है शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। सेकेराइड वर्ड का ही मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही है। सेकेराइड का मतलब ही क्या है? शुगर से है, या शुगर कहो या फिर आप कहो कार्बोहाइड्रेट से है। तो सेकेराइड, मोनोसेकेराइड का मतलब, मोनो का मतलब हो गया 1, ठीक है, और सेकेराइड का मतलब शुगर, 1 शुगर मतलब, यानी कि जिसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे और फर्दर कार्बोहाइड्रेट उसमें फॉर्म नहीं होगा उसे कहा जाता है मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब, डाई का मतलब हो गया 2, ठीक है, सेकेराइड का मतलब शुगर, यानी कि जो 2 शुगर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 शुगर मिलेंगी, 2 मोनोसेकेराइड देखने को मिलेंगे, उसे कहा जाता है डाइसेकेराइड। तो ये जो 2 शुगर है ये जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती है, ऑक्सीजन होता है उसमें अटैच्ड, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहते हो तो आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, माल्टोज का। माल्टोज में क्या होता है? दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज आपने याद रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पर आप देख लेंगे जो भी इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर पे ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से ही यहाँ पर पे क्या होगा, अगला ये यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आप बना सकते हो माल्टोज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड या फिर ऐसा लिंकेज जिसके द्वारा मोनोसेकेराइड्स या फिर हम कहें जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च?
ठीक है, यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बता दिया है, इसको हम काट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च इसे कहा जाता है। तो स्टार्च क्या होता है ये तो हम जानते हैं, स्टार्च वो होता है जिस रूप में प्लांट्स में जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल स्टार्च क्या है कि फूड एट लास्ट जो हमारा बनाएगा, जिस रूप में स्टोर्ड रहेगा हमारी बॉडी में, एनिमल्स में, उसे कहा जाता है ग्लाइकोजन, उसे कहा जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो स्ट्रेट चेन आपका पॉलीमर होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एक एमाइलोज होता है, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है ये लगभग 15 to 20% बनाता है स्टार्च का, और लगभग 80% एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोपेक्टिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर इनसॉल्युबल होता है, जबकि एमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये ब्रांच्ड चेन होती है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो दोनों में होगा, एमाइलोज में भी होगा, एमाइलोपेक्टिन में भी होगा, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में जो होगा वो ब्रांच्ड होगी। मतलब अगर एक चेन ऐसे जा रही है, सीधे सीधे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हुए जाता जा रहा है, तो कहीं पर पे यहाँ पर ऐसे बॉन्ड भी बने होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्या होगा, ब्रांच भी बनी होगी, तो उसे कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च आप यहाँ पर बता सकते हो, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है और स्टार्च इस प्रकार से होता है करके आप बता सकते हो डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ पर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये फॉर्मूला होता है किसका, सुक्रोज का, जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। तो इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी कि H2OH+ आप इसमें मिला देते हो, तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं, एक तो आपको मिलता है ग्लूकोज। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, C6H12O6 से ही फॉर्मूला होता है, और दूसरा भी C6H12O6 होता है। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। लैक्टोज, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। लैक्टोज जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा। तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर एक तो ग्लूकोज मिलता है और दूसरा मिलता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, सेलुलोज और स्टार्च में क्या डिफरेंस है। तो सेलुलोज जो होता है, देखिए अभी हमने उससे पहले ग्लाइकोजन में डिस्कशन किया था। स्टार्च तो अब हम समझ गए हैं, स्टार्च क्या होता है, एक ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है यहाँ पर, और इसमें क्या होता है, इसमें चेन बनी रहती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और ब्रांचिंग जो होती है उसमें, ब्रांच में जो चेन होती है, ब्रांचिंग में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो C1C6 में होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 में। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे अगर मेरे पास ये ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन है इसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला अगर मेरे पास मॉलिक्यूल होगा, तो उसका ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, C1 और C4 के बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और दूसरा, उसमें ब्रांचिंग भी पाई जाएगी C1 वाले में और दूसरे के C6 वाले में, यहाँ पर पे क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे, C1 और C6 में कैसे ब्रांचिंग हो रही है, इसको आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, और सेलुलोज जो होता है वो आपका एक पॉलीसैकेराइड है जो कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से जुड़ा रहता है C1C4 में। ध्यान रखना, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का, और कौन सा बॉन्ड उसमें पाया जा रहा है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट। तो मैं एक बार डी ग्लूकोज बनाता हूं। यहाँ पर डी ग्लूकोज अगर मैं बनाता हूं तो आप देखिए ऐसे बनाएंगे, CHO लिखेंगे सबसे पहले आप, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और उसके बाद CHOH होल 4 होगा, और उसके बाद यहाँ पर होगा CH2OH। अगर आप इसको ट्रीट करवाते हो HI के साथ, तो HI के साथ जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमें N-हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है, N-हेक्सेन मिलता है, जो बताता है कि इसमें 6 कार्बन है। तो ये रहा हमारे पास हेक्सेन, ऐसे आप बनाएंगे CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, N-हेक्सेन आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप क्या करते हो, ये रहा हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऐसे आपने लिखना है। इसको अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो, ब्रोमीन वाटर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा।
ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है COOH में, ठीक है। बाकी ऐसा ही रहेगा जैसा है, यानी कि CHOH होल 4 ही रहेगा और CH2OH ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास बन जाता है। इसको कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड, इसको कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन वाटर से ये बनेगा। और अगर मैं HNO3 से ट्रीट करवाता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये रहा मेरे पास CHOCHOH होल 4 और इसको मैं ट्रीट करवाता हूँ HNO3 के साथ। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि फर्स्ट कार्बन और जो सिक्स्थ कार्बन है इन दोनों को COOH में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यहां पर पे भी COH हो जाएगा और CHOH होल 4 ऐसा ही रहेगा और यहां पर पे भी क्या हो जाएगा, COH। इसे कहा जाता है सैकेरिक एसिड। तो सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है HNO3, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, NCERT के ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो मैं, आप इसको पढ़ लेंगे जो यहाँ पर पे लिखा है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं या कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपकी एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती ग्लूकोन के ओपन चेन स्ट्रक्चर से। तो ग्लूकोज का जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप जानते हो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर पे CH2OH होता है, ठीक है। यहाँ पर OH H H OH OH H OH H, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको फ्री CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो भी रिएक्शन शो करता है, जैसे कि ये सिर्फ रिएजेंट से रिएक्ट कर देता है। तो हमें पता चला कि जब मैं ग्लूकोज को सिर्फ रिएजेंट से ट्रीट करवाता हूं तो वहां पर रिएक्शन ही नहीं हुई। तो इससे मुझे लगा कि CHO ग्रुप इसमें फ्री नहीं होता होगा और साइक्लिक फॉर्म पाई जाती होगी। इसी के साथ साथ इसमें 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता है ग्लूकोज, जो कि एल्डिहाइडिक कंपाउंड देते हैं। और ये NaHSO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा आप एग्जाम्पल देंगे, दूसरा आप इसका जो रिएक्शन देंगे वो देंगे कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है, ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट कैसे बनता है, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बनता है जब आप, इसके बारे में भी हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, जब आप ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब आप ट्रीट करवाते हो ग्लूकोज को, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाने पर आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है। ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो भी कंफर्म करता है कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और थर्ड फॉर्म है कि एनोमर होते हैं ग्लूकोज के, अल्फा डी और बीटा डी। अल्फा डी और बीटा डी आप तभी बना सकते हो जब आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, नहीं तो आप ग्लूकोज के एनोमर नहीं बना सकते, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बता सकते हैं ये, ठीक है। बाकी यहां पर पे समझाया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे। तो ये 3 आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स तो हम जानते हैं कि प्रोटीन जिनसे बनी होती है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल जिससे बना होता है उसे कहते हैं एमिनो एसिड, प्रोटीन का मॉलिक्यूल जिससे बना होता है उसे कहते हैं एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है उन्हें कहा जाता है नॉन इसेंशियल, उन्हें कहा जाता है नॉन इसेंशियल। लेकिन जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं, जो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, जो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल। जो बहुत जरूरी है बाहर से लेना, उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। और इसेंशियल एमिनो एसिड्स के एग्जांपल हैं हमारे पास, देखिए इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर दोज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर, नॉन इसेंशियल है, सॉरी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन इसेंशियल के एग्जांपल हैं ग्लूसीन और एलेनाइन, जबकि इसेंशियल के आप याद रखेंगे वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है। ल्यूसीन भी आपका एक एग्जांपल है, आइसोल्यूसीन भी इसका एग्जांपल है, आइसोल्यूसीन, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है इसेंशियल एमिनो एसिड का, याद, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे पहला जो हमें बताना है वो बताना है पेप्टाइड लिंकेज, हमें बताना है पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। तो पेप्टाइड लिंकेज कहा जाए या फिर इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाए, क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक रिपीटेड यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है। ये रिपीटिंग यूनिट
ये रिपीटिंग यूनिट अगर एमिनो एसिड है तो वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये किसके थ्रू जुड़ी है, कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है? तो इसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। आशा करता हूं आपके ये समझ में आया होगा पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। और अगर पेप्टाइड बॉन्ड को बनाना, अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो ये रहा CH2 है हमारे पास, यहाँ पर पे NH2 लगा हुआ है और यहाँ पर COH है, तो ये एक एमिनो एसिड है। इसी प्रकार से एक एमिनो एसिड और बना देता हूं मैं यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर पे मैंने जोड़ दिया CH2 NH2। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या है? एमिनो एसिड है। तो होता क्या है कि यहाँ से OH आउट होता है, OH नेगेटिव, और यहाँ से H पॉजिटिव आउट होता है, यहाँ से एक H आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये COH ऐसा ही रहेगा, CH2 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर NH बचेगा, और यहाँ पर C बचेगा, डबल बॉन्ड O बचेगा, और CH2 NH2 बचेगा। तो ये जो बॉन्ड है NHCO या CONH वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर यही होता है जो मैंने यहाँ पर पे बनाया, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है प्रोटीन का। इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रेट चेन होगी। स्ट्रेट चेन होगी मतलब यहाँ पर बहुत सारे एमिनो एसिड्स होंगे जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। यहाँ पर कॉइलिंग नहीं होगी। कॉइलिंग जब हो जाती है, एक बार कॉइलिंग जब हो जाती है तो हमारे पास 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है, और अगर बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाए, 3 बार कॉइलिंग हो जाए, तो उससे हम कहते हैं 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो है जहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जा रही है और कॉइलिंग उसमें नहीं है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, डीनेचुरेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। एग जो है, अगर आप एग को क्या करते हो? बॉईल करते हो, आप एग को टेम्परेचर देते हो, तो उसमें 2 प्रोसेस होती है। उसमें जो प्रोटीन होती है, वो जो प्रोटीन है उसमें 2 चीज़ें हो जाती है। एक हो जाता है उसका डीनेचुरेशन और दूसरा हो जाता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, ठीक है, जमना, कोएगुलेशन, ये 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। तो होता क्या है कि जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्परेचर देने से या pH बदल देने से या उसमें अल्कोहल मिला देने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिससे उस प्रोटीन का जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसी को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि जो वाटर होता है एग में, वो बॉईल करने पर कहाँ चला जाता है? तो वो इन 2 प्रोसेस में यूज हो जाता है, डीनेचुरेशन और कोएगुलेशन में। ठीक है, डीनेचुरेशन के बारे में आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज ब्रेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड present in the secondary and tertiary structure, several factors such as heat, alcohol, heavy metals, ठीक है, ये यूज हो सकते हैं इसके लिए। the most common observation in the denaturation process is precipitation or coagulation of protein। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा सिंपल है, जिसमें आपका कोई भी फोल्डिंग नहीं पाई जाएगी, ठीक है, या कॉइलिंग नहीं पाई जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं 2 डिग्री, जिसे हम कहते हैं 2 डिग्री स्ट्रक्चर। तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर में क्या होता है? 2 डिग्री स्ट्रक्चर में ऐसे कॉइलिंग पाई जाएगी। ठीक है, फर्दर फोल्डिंग अगर और ज़्यादा बढ़ जा रही है, उसमें और फोल्डिंग हो जा रही है, इस प्रकार की फोल्डिंग हो जा रही है, तो वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 डिग्री स्ट्रक्चर के बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये कितने टाइप के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। उन्हें कहा जाता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड। ठीक है, पहला है हमारा अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड। तो ये 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पर पे ये आपको जो ए दिखाया गया है ये अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, और यहाँ पर पे ये दिखाया गया है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोनों को आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपको क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार का है, जैसे कि अगर आप अपने हाथ को फोल्ड करोगे तो ऐसे आपको आपकी उंगलियां एक तरफ होंगी और थंब ऊपर की ओर को होगा। थंब आपका इस डायरेक्शन में है, बाकी आपने फोल्डिंग कर रखी है अपनी उंगलियों की। तो इस प्रकार का आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखिए, Alpha helix is one of the most common ways in which polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting into right-handed screw, जिसे हम हेलिक्स कहते हैं, with the NH of amino acid residue हाइड्रोजन बॉन्ड टू द सीट। ठीक हो गया। देखिए, होता क्या है कि जो हमारी सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके पॉली पेप्टाइड चेन होती है, यानी कि जहाँ पर कैसा बॉन्ड बना होता है, C डबल बॉन्ड ONH, इस प्रकार का बॉन्ड बना होगा। ये अगर जुड़ता जाता है तो ये क्या बनाता है? ये हमारा बनाता है पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड। और इसी पॉलीपेप्टाइड को कहा जाता है,
इसी पॉलीपेप्टाइड को कहा जाता है प्रोटीन। अब अगर ये प्रोटीन सीधी स्ट्रक्चर में है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में है, कोई भी कॉइलिंग नहीं है, कोई भी फोल्डिंग नहीं है, तो उसे कहा जाएगा 1 डिग्री स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर उसमें कॉइलिंग हो जाती है, और एक ही बार कॉइलिंग हो रही है, और यहाँ पर कॉइलिंग होगी तो क्या होगा, देखिए जो एक मॉलिक्यूल है सी डबल बॉन्ड ओ, उसका सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप, और दूसरे मॉलिक्यूल का NH वाला ग्रुप, उसके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिसके कारण ये कॉइलिंग आती है। तो एक ही बार कॉइलिंग अगर हुई है तो उसे 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा, जैसे कि हमारी ड्रेपरी में फोल्ड्स होते हैं, जो आपके पर्दे होते हैं, पर्दे में जो सिलवटें आती हैं। ठीक है, तो उस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आता है, इस प्रकार का, उस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आता है। इसमें जैसे एक शीट ये है, ठीक है, या एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल ये है पॉलीपेप्टाइड का, और दूसरा पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर ये है। इनके बीच में इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे। यहाँ पर पे H है तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे, ऑक्सीजन होगा और H होगा, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये जो बॉन्ड बने हैं डॉट डॉट से जो दिखाए गए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। किसके तरह होता है ये रिजेंबल करता है प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी। ठीक है, ड्रेपरी का मतलब क्या होता है, पर्दे, इसका मतलब है पर्दे। ठीक है, और प्लीटेड फोल्ड्स ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे तह जो होती है, तह लगाना, जैसे आप कपड़ों की तह लगाते हैं, उसे कहा जाता है सिलवटें। आप समझिए, पर्दों में जो सिलवटें होती है उससे रिजेंबल करता है ये जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को यहाँ पर पे समझाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप दो स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे इस प्रकार से, इसको तैयार करके ले जाइएगा दोनों स्ट्रक्चर को, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपको पता है कैसा स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, कैसे बनाना है। ये आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनती है, एक हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन, और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो इसको हम कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो हम उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, किसे, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा किस प्रकार से बनाया गया है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा अल्फा हेलिक्स। अब ऐसे ही फोल्ड अगर और ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोब्यूलर एंड फिब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूलर का मतलब होता है ग्लोब्यूल जैसा, एक स्फेयर जैसा। ठीक है, एक गोला है हमारे पास, ये है ऊन का गोला जैसे होता है, उस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो दर्शाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन को। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को वो दर्शाता है जैसे ऊन का गोला है। ठीक है, फिब्रस, बिल्कुल फिब्रस का मतलब फाइबर लाइक, फाइबर का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप इंटरनेट में देखते हो आपके फाइबर होते हैं, तो फाइबर जैसा ये है आपका, है ना, जैसे एक थ्रेड है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाएगा प्रोटीन में, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, उसे फिब्रस प्रोटीन कहा जाता है। तो देखते हैं फिब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या मेन डिफरेंस होता है। देखिए, जो फिब्रस प्रोटीन होती है, इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फिब्रस प्रोटीन के अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो फिब्रस प्रोटीन का एग्जांपल हमें मिलता है जो हमारे हेयर होते हैं, हमारे हेयर में जो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन वो होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, वो उसमें होता है फिब्रस प्रोटीन। हमारे जो नेल्स होते हैं, हेयर और नेल्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कहा जाता है फिब्रस प्रोटीन। वो कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रस प्रोटीन। और आप हेयर को अच्छे से जानते हो कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, है ना, तो फिब्रस प्रोटीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है फिब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स के लिए और क्या टर्म होता है, एंजाइम के लिए एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, तो अगर बायोकैटलिस्ट है हमारे पास, अगर टर्म दिया है बायोकैटलिस्ट, तो उसका मतलब आप समझेंगे एंजाइम, उसका मतलब आप क्या समझेंगे, एंजाइम। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं, अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सम हार्मोन्स सच एज इंसुलिन आर आल्सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है, इट इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय पॉलीपेप्टाइड चेन फिब्रस प्रोटीन में। और यहाँ पर देखते हैं द पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोटीन इज फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ गिविंग राइज टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो आप याद रखेंगे ग्लोब्यूलर में कैसा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेयर जैसा होता है, गोला जैसा होता है, वैसा स्ट्रक्चर होता है। फिब्रस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर पे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आर है, एस है और एक एस और है, और यहाँ पर कोई और आर लगा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है एस डबल बॉन्ड एस, इसे कहा जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसे कहा जाता है। ये कहाँ होता है, प्रोटीन में पाए जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड भी। ठीक है, तो आर डैश एस, ये वाला आर डैश एस और आर, ये वाला जो बॉन्ड है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का एक एग्जांपल है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन यहाँ पर मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस
जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, साथ ही साथ जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। दोनों की तरह जो बिहेव करेंगे, एसिड और बेस की तरह, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि एमिनो एसिड क्यों ऐसा बिहेव करता है एम्फोटेरिक की तरह। तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में सब कुछ छुपा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या होता है एमिनो एसिड का? जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ RCH, और यहाँ पर मैंने बना दिया COOH, और यहाँ पर ग्रुप लगा दिया NH2। देखो नाम पे ही सब कुछ छिपा हुआ है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड हम अच्छे से जानते हैं। एमीन कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप, ये एमीन वाला ग्रुप होता है। और एसिड में कौन सा ग्रुप होता है? अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो COH ग्रुप। तो ये दो ग्रुप तो लगे ही होंगे कार्बन से। दो ग्रुप मैंने जोड़ दिए, NH2 और COH, NH2 और COH, ये मैंने ग्रुप जोड़ दिए। बाकी आपने कुछ नहीं, आप हाइड्रोजन जोड़ना चाहो हाइड्रोजन जोड़ दो, या R जोड़ना चाहो R जोड़ दो, बस ये आपका ये क्या बन गया? एमिनो एसिड बन गया। ये आपका क्या बन गया? एमिनो एसिड। तो यहां पर देखिए एमिनो एसिड एम्फोटेरिक क्यों होता है। देखिए होता क्या है कि जो RCOOH ग्रुप है ये एसिडिक होता है, ये H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। और ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो कंपाउंड है हमारा एमिनो एसिड, जो ग्रुप है, जो एमिनो एसिड जो हमारा कंपाउंड है, वो एमिनो एसिड आपका एक आयन फॉर्म करता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन होते हैं। जैसे CO नेगेटिव होगा, यहां से H पॉजिटिव चला गया, और यहां पर NH3 और नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाता है, इसे कहा जाता है ज्विटर आयन। इसे कहा जाता है ज्विटर आयन। अब इस ज्विटर आयन को देखिए, आप ज्विटर आयन को देखिए, अगर आप इसमें कोई एसिड मिलाओगे, एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करता है। तो एसिड मिलाओगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस की तरह बिहेव मतलब H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये यहां पर चला जाएगा। और अगर आप इसमें बेस मिलाओगे यानी कि OH नेगेटिव मिलाओगे तो यहां से H पॉजिटिव ये डोनेट कर देगा। इसीलिए जो हमारे एमिनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं, और ज्विटर आयन में अगर आप क्या करोगे? H+ एसिड मिलाओगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस मिलाओगे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एंजाइम्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि एंजाइम्स को हम कहते हैं बायो कैटेलिस्ट। अगर आपने ये शब्द याद रखा कि एंजाइम्स बायो कैटेलिस्ट होते हैं, तो फिर आपका आंसर यहीं पर से बन जाएगा। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैटेलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। रेट मतलब स्पीड को बढ़ा देते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं उन्हें कैटेलिस्ट कहते हैं। तो बायो कैटेलिस्ट का मतलब क्या होगा? बायो कैटेलिस्ट का मतलब होगा ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, लेकिन कौन सी रिएक्शन की रेट को? बायो वाली रिएक्शन की रेट को, बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को। ठीक है ना? तो बायोकेमिकल का मतलब जो लिविंग बींग्स में जो रिएक्शंस हो रही है, लिविंग बींग्स की में जो रिएक्शंस हो रही है, जैसे बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने का जो काम करते हैं, जो सब्सटेंस काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की एक खासियत होती है कि इनका जो नेम होता है, उस नेम में जो सफिक्स होता है, सफिक्स दो चीजें होती है नाम में, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब, प्री का मतलब पहले आने वाला, और सफिक्स का मतलब बाद में आने वाला। तो इसमें जो बाद में आने वाला वर्ड होता है या वर्ड का जो भाग होता है वो एज होता है। ठीक है, तो जहां भी आप एज लगा हुआ देखें वो आपका एंजाइम है। जैसे कि कहीं पर आपने लिखा है रिडक्टेज, रिडक्टेज लिखा है, रिडक्शन करता होगा तो रिडक्टेज लिखा होगा। जहां पर ऑक्सीडेज लिखा होगा, ऑक्सीडेज का मतलब जो ऑक्सीडेशन करता होगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे एंजाइम होते हैं। लाइगेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, लाइगेज होता है, और आपके और भी कई सारे एंजाइम्स हो सकते हैं। आप नाम के लास्ट में आप देखोगे तो वहां पर एज लगा होगा। जैसे कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार के रिएक्शंस में यूज होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो एज जहां पर आएगा उसे हम क्या कहें, क्या समझेंगे? उससे हम समझेंगे कि वो एंजाइम को बता रहा है। ठीक है, और एंजाइम बायोकैटालिस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन आप कैसे करते हो? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग वाला एग्जांपल। एग वाला एग्जांपल में एक क्वेश्चन हमारा आया था कि H2O कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन है उसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कौन सा वाला स्ट्रक्चर? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर की। 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर है अगर हमारे पास। 3 डिग्री में क्या होगा? इस प्रकार से आपकी कॉइलिंग हुई होगी। 3 डिग्री बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो, pH चेंज करते हो, या फिर और किसी प्रकार से और कोई चेंज करते हो, तो क्या होता है, ये जो कॉइलिंग है ये खुल जाती है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो हमारे पास अब बनेगा 1 डिग्री स्ट्रक्चर। तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर एट लास्ट हमें देखने को मिलेगा। तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? वो 1 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर क्या है, 1 डिग्री है, जिसमें कॉइलिंग नहीं हुई है, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 डिग्री है, उसमें अगर आप टेम्परेचर दे दोगे तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री स्ट्रक्चर में। यानी कि उसकी जो फोल्डिंग है, जो उसमें बॉन्ड्स बने हुए हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, फोल्डिंग जो है वो सीधी बन जाएगी ऐसे। और ऐसा हो जाने पर क्या होगा, जो नेचर है इसका, प्रोटीन का जो नेचर है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो काम है अब वो वैसा काम नहीं करेगा जैसा काम उसने करना चाहिए था। तो इसी को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान रखना कि 2 डिग्री वाला स्ट्रक्चर और 3 डिग्री वाला स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, इसी डिस्टॉर्शन को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। 1 डिग्री वाले स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर, pH का या और कुछ, आप डीनेचुरेशन जिससे भी कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड? नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है विटामिन से। विटामिन
विटामिन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हम विटामिन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा हो जाएगा फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास होते हैं। याद रखना, विटामिन वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होता है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी। विटामिन सी, ये दो विटामिन आपके क्या है? ये आपके वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल में आपके पास आ जाएंगे ए डी ई के, ऐसे याद रखना, ए डी ई के, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। और ब्लड कोआगुलेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के वो आपका ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, थक्का जमाने में, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करता है विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। वाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी एसेंशियल टू अस? गिव देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेज, ठीक है। तो विटामिन ए हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों जरूरी है विटामिन ए? तो विटामिन ए जरूरी है क्योंकि अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो आपको एक डिजीज हो जाएगी जिसे कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो जाएगी। और विटामिन सी अगर आप नहीं लोगे तो इससे एक डिजीज हो जाएगी जिसे कहा जाता है स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ए का जो सोर्स है वो आपका फिश ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, और वेज में अगर हम बात करें तो मिल्क हो गया, बटर हो गया, इन सब में ये पाया जाता है। और विटामिन सी का जो सोर्स है वो है जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं। कैसे फ्रूट? सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस का मतलब रसदार जितने भी फ्रूट्स होते हैं, तो उन सभी फ्रूट्स में ये विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका नींबू हो गया, नारंगी हो गया, संतरा, ऑरेंज, उन सब में ये पाया जाएगा विटामिन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और इनकी कमी से क्या डिजीज होती है और इसीलिए एसेंशियल होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड से। मेंशन व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ओके, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स सॉरी, मुझे थोड़ा सा खांसी हो रही है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं डीएनए, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं आरए। तो ये दो हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अच्छा, ये दोनों बने किससे होते हैं? इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम न्यूक्लिक एसिड के, तो न्यूक्लिक एसिड को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, PO4 नेगेटिव, ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। दूसरा इसमें प्रेजेंट है एक शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हम कहते हैं वो शुगर, और ये 5 कार्बन की होती है, इसीलिए इसको पेंटोज शुगर कहा जाता है। तो पेंटोज शुगर इसमें होता है। और अगला होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजनस बेस इसमें पाया जाता है। तो इससे बना होता है न्यूक्लिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इन दोनों को आपस में मिलाएं अगर पहले दो को, यानी कि 5 कार्बन की शुगर जिसे पेंटोज शुगर कहते हैं और नाइट्रोजनस बेस, इसको मिलाएं तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट ग्रुप मिला देते हो तो आपको मिलता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। इसी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है ये आपके न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर अब इसके बाद फिर अंतर है डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? तो डीएनए आरएनए में अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस है कि डीएनए में AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन बेसिस पाए जाते हैं, और आरएनए में AGC तो यही पाए जाते हैं, टी की जगह यहां पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है ये थाइमिन की जगह में। और डीएनए में अगर हम देखते हैं तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें जो स्टार्टिंग के दो बेसेस हैं एडेनिन और ग्वानिन, इनको कहा जाता है प्यूरिन्स। क्या कहा जाता है? प्यूरिन्स कहा जाता है। और बाकी जो दो बेसेस हैं C और T, इसे कहा जाता है पिरिमिडिन, पिरिमिडिन इसे कहा जाता है। एक रूल है जिसे कहा जाता है चारगॉफ रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि A+G यानी कि प्यूरिन इक्वल टू होता है पिरिमिडिन के बराबर होता है, यानी कि C+T। जितने एडेनिन और ग्वानिन की जो नंबर है वो साइटोसिन और थाइमिन के नंबर के बराबर होता है। इसे कहा जाता है चारगॉफ रूल, चारगॉफ रूल इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या हैं, ठीक है, तो डीएनए आरएनए के अगर आप फंक्शन बताना चाहो तो पहला फंक्शन आप कह सकते हो डीएनए का क्या है? हेरिडिटी में होता है, ठीक है, हेरिडिटी में ये डीएनए आपका यूज होता है, ठीक है। दूसरा आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें आपका इस्तेमाल होता है। और आप एग्जांपल और दे सकते हो इसके जो फंक्शंस हैं उसका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों के दोनों यूज होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपके इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है, डीएनए और आरएनए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा, अब यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का मतलब बड़ा सिंपल है। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। शुगर को हम क्या कहते हैं? सैकेराइड कहते हैं, सैकेराइड। और उसी सैकेराइड से हमारा जो वर्ड बनता है वो बनता है आगे जाके कार्बोहाइड्रेट, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पेंटोज शुगर है इसमें अगर आप क्या मिला दो? नाइट्रोजनस बेस मिला दो, नाइट्रोजनस बेस।
अगर आप नाइट्रोजनस बेस मिला देते हो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो आपका बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और वहीं इसी पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस यानी कि न्यूक्लियोसाइड में अगर आप फॉस्फेट ग्रुप मिला देते हो, PO4 नेगेटिव ये ग्रुप मिला देते हो, तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो यही इसमें डिफरेंस है, आप बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए यहाँ पर पे आपसे कहा जा रहा है कि जो डीएनए के टू स्ट्रैंड है, ये हमारा पहला स्ट्रैंड आया और ये यहाँ पर पे दूसरा स्ट्रैंड आया, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसेस में, जो बेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैं अब इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये मैंने पहला थ्रेड दिखा दिया इसका, और ये हमारे पास दूसरा थ्रेड है या स्ट्रैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर पे बेस लगे होंगे, ए होगा, जी होगा, सी होगा, टी होगा, और भी कुछ भी हो सकता है, जी हो सकता है, जी हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है। इस प्रकार से इसमें बेसेस लगे होंगे। और जैसे ए यहाँ पर पे लगा हुआ है तो उसके जस्ट सामने पे टी लगा होगा, यानी कि इसमें जो बेस होगा यहाँ पर पे बेस वो टी होगा। जी के सामने जो बेस होगा वो सी होगा, सी के सामने जी होगा, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, जी के सामने सी होगा, और यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर पे टी होगा, और यहाँ पर पे जी होगा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो AGCT आप ऐसे लिख लीजिए, AGCT आपने ऊपर से नीचे की ओर AGCT को लिखा। अब AGCT को ऐसे लिख दीजिए, ऐसे इधर की ओर को लिख दीजिए, ऐसे ऊपर की ओर। यहाँ पर नीचे की ओर लिखा था हमने AGCT, अब ऊपर की ओर लिख दीजिए। ये लिखा मैंने A, ये लिखा G, ये लिखा C, ये लिखा T। तो A और T हमेशा T के सामने A आएगा, A के सामने हमेशा T आएगा, और G के सामने हमेशा क्या आएगा? C आएगा। ठीक है, और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि A होगा तो उसके सामने हमेशा T ही आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि अगर आपके पास एक स्टैंड है यहाँ पर पे इसमें A आया हुआ है और इसके सामने भी हमारे पास A ही आ जाए, तो ये A ही आ जाए। अगर A ही आ जाएगा A के सामने, तो इसे कहा जाएगा आइडेंटिकल। तो ऐसा नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि A के सामने हमेशा T ही आएगा, G के सामने हमेशा C ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर पे आपको बताना है, ये आप इस प्रकार से बता सकते हो। और ऐसा भी आपको दिया जाएगा कि आपके पास एक स्टैंड दिया गया है डीएनए का, यहाँ पर लिखा हुआ है AGTCGTGCC। आपसे कहा जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, ये लिखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताइए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा? आप लिख सकते हो, ए के सामने हमेशा क्या आएगा? टी आएगा, जी होगा तो क्या आएगा? सी आएगा, टी है तो क्या आएगा? ए आएगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ा रहेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पे बना सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ोगे, अब आप बुक से पढ़ोगे या क्वेश्चन से जहां से भी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। और मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, ए और जी को कहा जाता है प्यूरिन्स, और सी और टी को कहा जाता है पिरिमिडिन। और प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडिन के, जिसे कहा जाता है चारगॉफ रूल। प्यूरिन पिरिमिडिन के बराबर होता है, जिसे चारगॉफ रूल कहा जाता है। यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू, ये भी आप इसमें लिख सकते हो, सी प्लस टी। बायोलॉजी वाले ज्यादा समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं वो भी इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो मैंने डिफरेंस आपको बता दिए। डीएनए और आरएनए में अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूँ तो आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहला तो नाइट्रोजनस बेस, इसमें AGCT पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है AGCU। और ये जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल कह सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। डीएनए जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस राइबोस शुगर होती है, इसमें राइबोस शुगर होती है। ठीक है, इसमें राइबोस शुगर होती है। ठीक है, और आप लिख सकते हो डीएनए आपका हेरिडिटरी मटेरियल होता है हमारा। ठीक है, और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। तो ये 4 डिफरेंस अगर आप लिखोगे तो ये काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल। तो सेल में कौन कौन सी आरएनए, कौन कौन से आपके आरएनए पाए जाते हैं? ठीक है, अभी देखो बड़ा सरल है, आप याद रखेंगे। तो एक पाया जाता है rRNA, जिसे कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। दूसरा होता है मैसेंजर आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए। RMT, rRNA, mRNA और tRNA। ध्यान रखना, यहाँ पर पे RNA तो कैपिटल में लिखना है, लेकिन जो आपके R, M और T है वो आपने स्मॉल में लिखने हैं। R को कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे सेल में। तो राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम में पाए जाने वाले आरएनए होता है, उसे हम कहते हैं rRNA। mRNA क्या होता है? ये मैसेंजर आरएनए होता है। प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रही होगी तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा, मैसेज को मतलब ले जाने का काम करेगा, मैसेंजर है। ठीक है, और टीआरएनए जो है वो ट्रांसफर करता है, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये कैरी करता है एमिनो एसिड्स को। तो टीआरएनए और एमआरएनए में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर आप देखिए, एमआरएनए इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड वेरी शॉर्ट लिव्ड, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये तो हमें पता ही है। द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। अच्छा देखिए, एक प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर पे आपको समझा देता हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन कैसे बनता है? देखिए, हमारे पास सबसे पहले होता है डीएनए। तो डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है तो उसे कहा जाता है, डीएनए से डीएनए का बनना उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन, उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए का बनना,
मैसेंजर आरएनए का बनना, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना, क्या पता ये क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में पूछ ले, या आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर आपसे पूछा जाएगा। एमआरएनए बनता है और एमआरएनए फिर बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन याद रखेंगे आप ये एमआरएनए। और एमआरएनए से फिर यहाँ पर प्रोटीन का बनना, उसे फिर हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये आगे डीप हो जाएगा, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस होता कहां पर है, सेल में। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट है वो होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस हमारा होता है। ठीक है, राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर लिखा हुआ है। एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए से राइबोसोम तक। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए आता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये आपका द फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज टू कैरी एमिनो एसिड को कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तक। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के आरएनए हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, देखो, राइबोसोम्स आर द साइट एट विच प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, अब आप एक बार बुक से पढ़िएगा या आपको स्कूल में जो पढ़ाया गया है उस कॉपी से पढ़िएगा, और उसके बाद फिर ये वीडियोस देखिएगा। 3 वीडियोस मैंने आपके यहाँ पर बनाए हैं। इन 3 वीडियोस में आप पूरा का पूरा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।